नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक सर्वे का जायजा लेंगे जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज पर केंद्रित रहा है। इसमें ग्रोथ के सफर में ई कॉमर्स की भूमिका पर फोकस किया गया है। यह सर्वे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER की तरफ से किया गया है। इस सर्वे की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस पर हम मंथन करेंगे। साथ ही ई कॉमर्स पर 360 डिग्री नजरिया देने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राधिका कपूर, प्रोफेसर ICRIER, डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो ICRIER। दरअसल इस सर्वे को डॉक्टर कपूर और डॉक्टर गोयल ने ही कंडक्ट किया है। आप दोनों का शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अनिल भारद्वाज जी, सेक्रेटरी जनरल FISME। आप सभी का शुक्रिया। शुरुआत राधिका आपसे। इस दौर में अगर हम देखें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एमएसएमईज के लिए कई संभावनाएं हैं। सर्वे में करीब 2000 एंटरप्राइजेज ने हिस्सा लिया है और आपकी तरफ से एक कंपैरेटिव असेसमेंट करने की कोशिश की गई है। एक तरफ वो एमएसएमईज जो ई कॉमर्स पर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है। इसकी मेजर फाइंडिंग्स के बारे में आप बता सकें। जैसे आपने बताया, ये सर्वे इज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ MSMEs विद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। बिफोर आई टेल यू द की फाइंडिंग्स, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं ये बताऊं कि ये सर्वे बहुत ज़रूरी क्यों था इस पॉइंट पे। सिंस कोविड-19 बहुत सारी MSMEs ई-कॉमर्स से इंटीग्रेट होके अपने प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेच रही हैं, और इस इशू पे हाउएवर हमारे पास कोई डेटा नहीं था। We have no sense of the sort of hard data that we need to understand that when firms join the e-commerce platforms, what is the impact on their key performance indicators? How does it impact their sales, their profit margins, their business practices? Similarly, हमको इस बात की भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी काइंड ऑफ फर्म्स डिसाइड करती हैं या चूज करती हैं कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहती हैं या नहीं। What are the characteristics of the businesses or the business owners that choose to join the platforms, and the firms that don't join the platforms, वो प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं। सो ऑब्जेक्टिव सर्वे का प्राइमरीली ये था कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स दैट्स MSMEs that are selling on platforms versus MSMEs that are not selling on the platforms, but also understand कि किस किस्म की फर्म्स ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं, किस किस्म की फर्म्स आर इन अ पोजिशन टू एक्चुअली हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो इस पर्सपेक्टिव से ये दो की इश्यूज थे जिन्हें हमने देखा। और पहले में हमने देखा कि if we look at the characteristics of the firms that join e-commerce platforms, primarily it was firms that were owned by younger owners, by more educated owners that chose to join the platforms. It was the more productive firms, export-oriented firms, जिन firms में there was a higher share of permanent employees that chose to join the platforms. More importantly, जैसे कि आपने बताया, ये obvious benefit है कि e-commerce platform से market reach बढ़ेगा firm से. But one very important finding of our study was, and we'll hopefully discuss that in more detail later, is that integrating with e-commerce platforms also enabled MSMEs to improve access to credit. राधिका, आप जैसे अभी बता रहे थे कि यंग और एजुकेटेड ओनर्स प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं, खासकर एज ग्रुप 18 से 35 में प्रमोटर्स इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पर भारत में ज्यादातर MSMEs फैमिली बिजनेसेस हैं। ऐसे में ओल्डर जनरेशन से कैसा फीडबैक मिला? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सौरभ। जैसे कि हमारे स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट में बताते हैं कि जो इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं उसमें about 57% of integrated firms said that their owners were in the age group of 18 to 35%, and non-integrated firms में ये ratio 45% था. Now also the integrated firms, a larger proportion were owned by more educated owners. Now ये actually बहुत surprising बात नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि MSMEs are often family run businesses. So in fact जब हमने questionnaire design किया, हमने उनसे पूछा कि इस firm में कितने owners हैं, owner 1, owner 2, owner 3, because there could be multiple generations. और फिर इनमें से कौन से owner ने decision किया
कि फर्म ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेगी. Now, obviously, it is the younger generation, the more educated generation, which understands the benefits of digital technology, which understands how they can leverage the benefits of these technologies to expand and grow these businesses. So this was not a very surprising result. And in fact, जो भी मतलब ई-कॉमर्स पे ज़्यादा सर्वेज नहीं हैं ग्लोबली, पर जितनी भी ये सर्वेज हुई हैं, चाहे G20 कंट्रीज में, a lot of developing countries, उसमें repeatedly ये finding आती है that it is the younger and the more educated owners who choose to join the e-commerce platforms because they understand the benefits of this. And the older generation also understands that in this changing digital world, it is important to embrace these digital technologies to make their businesses grow. तनु, क्या ये बात सही है कि आपने इस सर्वे में केवल उन्हीं एमएसएमईज को शामिल किया है जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं? जी सौरभ, ये सही है। हमने सिर्फ उन्हीं एंटरप्राइजेस का सर्वे किया था जो कि उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। एज यू वुड नो दैट जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था एंड एज ऑफ नाउ देयर आर अबाउट 20 मिलियन उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज इन इंडिया। फ्रॉम अ सैम्पलिंग पर्सपेक्टिव हमें लगा ये काफ़ी रोबस्ट रहेगा कि हम उन्हीं एंटरप्राइजेस को सर्वे करें जो कि उद्यम पे रजिस्टर्ड हैं। एक तो इससे हम एनी सैम्पल रिलेटेड बायसेस को चेक कर सकते हैं और दूसरी बात हम 100% श्योर हो जाते हैं कि जिस एमएसएमई को हम सर्वे कर रहे हैं दैट्स एक्चुअली एन एमएसएमई. It does fall in the micro, small and medium enterprise category. So this is correct that we only surveyed the firms that are registered on Udyam portal. तनु, आपने उन एंटरप्राइजेस पर फोकस किया है जो मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B2C स्पेस में है। वहीं हम देखते हैं B2B स्पेस के एमएसएमईज भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं। इस पर आप बता सकें। जब हम सर्वे करने चले थे तो द नेसेसरी कंडीशन वाज दैट द एमएसएमईज शुड बी एंगेज्ड इन B2C operations. But as you've rightly said that these are manufacturing sector MSME, so it is obvious that some of them उनमें से B2B भी कर रहे थे। एंड जो लोग के नहीं जानते हैं, B2C मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, वो एमएसएमई जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, एंड B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, जो आप एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एमएसएमईज थे तो सम ऑफ दीज एमएसएमईज वर एंगेज्ड इन बोथ, B2C भी कर रहे थे, B2B भी कर रहे थे, बट आवर फोकस वाज ऑन B2C ओनली इन दिस सर्वे। इससे पहले कि आगे बढ़े, सर्वे की कुछ रिकमेंडेशंस पर भी राय लेते हैं। अनिल जी, सर्वे के तहत स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की बात रखी गई है। साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एमएसएमई पॉलिसी के साथ इस बात पर जोर है कि एंटरप्रेन्योर्स को पॉलिसी इंसेंटिव्स और प्रोग्राम्स की जानकारी एक जगह मिले। आप मानते हैं इससे एमएसएमईज को सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, ये सर्वे पहले तो मैं जो हुआ है उसके लिए इक्रियर को और दोनों ही एक्सपर्ट्स को फिस्मे की तरफ से और एमएसएमई कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। पहली बात है कि एमएसएमई कम्युनिटी में प्राइमरी सर्वे होते ही बहुत कम है, तो ग्राउंड की रियलिटीज़ की जानकारी उतनी अच्छी नहीं रह पाती। अब जहाँ तक ई कॉमर्स का ताल्लुक है, देखिए ई कॉमर्स में और एक जो नॉर्मल जो हमारा ट्रेड है उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो वेलोसिटी का है। बहुत तेजी से सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ऐसे में जो लेजिस्लेशन है या जो रेगुलेशंस हैं या उनके इम्प्लीमेंटेशन है, उनको भी उसी स्पीड के साथ सिस्टम पर आना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन भी है, और मेरे ख्याल से कि जितनी भी चाहे वो परमिशंस की रिक्वायरमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या उनकी रेगुलेटरी बॉडीज हों, यदि वो एक लेवल पर आना चाहें तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम होगा ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। राहुल जी, अब आपका रुख करेंगे। सर्वे कहता है कि यह जरूरी है कि अवेयरनेस के लिए कदम बढ़ाए जाएं। आपकी राय क्या होगी? क्योंकि ज्यादातर एमएसएमईज अपने डे टू डे ऑपरेशंस में इतना फंसे हुए होते हैं कि उन तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती है और वो तमाम तरह की स्कीम्स को अवेल भी नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ये इंफॉर्मेशन को कोलेट करना एक जगह पे, ताकि एमएसएमईज इसका फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी बार यही पता रहता है कि गवर्नमेंट में काफ़ी स्कीम्स होती हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, जिनके बारे में एमएसएमईज को खबर ना मिल पाए, क्योंकि जैसे आपने कहा वो अपने डे टू डे ऑपरेशन में काफ़ी बिजी रहते हैं।
इसलिए नॉट ओनली शुड वी मेक श्योर कि इंसेंटिव्स और पॉलिसीज का एक जगह पे कलेक्शन हो जहाँ पे एमएसएमईज आसानी से कलेक्ट कर सके उनका डेटा और रेफर कर सके, बट ऑल्सो क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, ये सब भी अगर एक वन स्टॉप शॉप में अवेलेबल हो तो इट विल डेफिनेटली मेक लाइफ मच ईजियर फॉर एनी एमएसएमई। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं कहूँगा। राहुल जी, आपसे एक और पहलू पर राय चाहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड ई कॉमर्स एमएसएमईज एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स की बात कही गई है। ये मौजूदा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर लेवल पर सेटअप करने की बात रखी गई है। इस बदलते दौर में जब एफटीएस पर जोर रहा है, आप नई संभावनाओं को टैप करने के लिए इस पहलू को कैसे देखते हैं? सौरभ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपोर्ट्स की जहाँ बात आती है बहुत ज़रूरी स्टेप है कि एमएसएमईज का ओरिएंटेशन और टारगेटिंग एक्सपोर्ट्स की तरफ किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे बड़ी वर्ल्ड मार्केट्स किधर हैं, वो हैं इंटरनेशनल मार्केट्स। सेक्टर आफ्टर सेक्टर में दिस इज़ ट्रू, एंड स्पेशली द सेक्टर्स जहाँ ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, जहाँ पे एमएसएमईज में कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ओवर एंड ओवर इट्स ट्रू दैट सेक्टर्स इंटरनेशनली ज़्यादा बड़े होते हैं। ई कॉमर्स का ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं कि अगर आपके साइज़ के हिसाब से आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है या ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वो इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एमएसएमईज के लिए ज़्यादा आसान कर देती हैं। क्योंकि जो आपका कस्टमर एक्विजिशन है, जो आपका लॉजिस्टिक्स है, ये सब आपको अब संभालने की ज़रूरत नहीं है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए संभाल सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन आपका बिजनेस जो चलाना है, जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी एंड योर कॉस्ट, विच इज़ रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है एमएसएमई के लिए करना। आई थिंक द रिकमेंडेशन इज़ अ गुड वन कि अगर आप क्लस्टर्स में भी जाके ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन स्पेसिफिकली करें एंड अलाउ इट, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी डन। पर मैं ये कहूँगा कि हमें इससे थोड़ा ज़्यादा और ब्रॉड रखना चाहिए अपना व्यू जो है कि और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एमएसएमईज को एक्सपोर्ट करने से रुकावट हो रही है, और उनको हम फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दोज हर्डल्स। अनिल जी, उद्यमियों को कई फ्रंट्स पर काम करना होगा। क्वालिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या फिर बात कैपेसिटी की हो। सर्वे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई है। आप ओडीओपी के पोटेंशियल को लोकल से ग्लोबल चेन में एमएसएमईज के लिए कैसे देखते हैं, और इस पर आगे बढ़ते समय किन पहलुओं पर काम करना होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ओडीओपी के जितने भी तहत आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या हो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो, पैकेजिंग क्या हो, और उनके जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे बिल्ट हो ताकि वो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड या जो उनकी पेमेंट सिस्टम्स हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि भाई वो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका जो रिकन्सिलिएशन है फिनांस का, उससे रिलेटेड दिक्कत है। तो इसलिए एक्सपोर्ट तो बहुत बाद की चीज़ है। मैं तो अभी डोमेस्टिक ओडीओपी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए एक लंबी हैंड होल्डिंग की मिशन मोड में काम करने की जरूरत है प्रक्रिया की, कि जिससे कि उनको हैंड होल्ड करके उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके। और जहां तक रिटर्न्स का सवाल है, उसके लिए भी जरूरी है उनकी ट्रेनिंग की, जो वही चीजों को वो बोले अपने प्लेटफॉर्म पर, जो चीज वो दे रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में तो एक बहुत सारी चीज है कि हम कहते कुछ हैं और डिलीवरी किसी और चीज की होती है। तो जब तक हम फिजिकल वर्ल्ड में है तो आदमी खुद देखकर परख कर चीजों को ले सकता है, लेकिन वहां ई कॉमर्स पे तो आदमी सिर्फ एक फोटोग्राफ को देख के या एक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही उसी पर ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर देता है, और जब उसके पास सामान आता है तो फिर वो रिटर्न करता है यदि उसके मुताबिक वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओडीओपी की जो एक पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए एक बहुत बड़े मिशन की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस कर रहे हैं ई कॉमर्स पर। आइए आगे बढ़ते हैं। राधिका, सर्वे की फाइंडिंग्स के तहत विमेन ओन्ड एमएसएमईज मेल ओन्ड फर्म से ज्यादा पीछे नहीं है जहां तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन की बात है। इस पर आप क्या शेयर करेंगे? जो हमारा सैंपल है 2007 फर्म्स का, एक्चुअली उसमें से सिर्फ 5% ऑफ फर्म्स आर ओन्ड बाय वुमेन। एंड ऑब्वियसली ये नंबर बहुत लो है, बट इट्स नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि ग्लोबली वी नो दैट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एमएसएमईज आर ओन्ड बाय वुमेन बिजनेस ओनर्स। बट अगर हम ये सिर्फ 5% ऑफ वुमेन ओन्ड एमएसएमईज को अब एनालाइज करें, उसमें हमें पता चला कि अबाउट 45% ऑफ वुमेन ओन्ड एंड एमएसएमईज हैड इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एंड जब हम इसको कंपेयर करते हैं मेल ओन्ड एंटरप्राइजेस से, तो विद इन द यूनिवर्स ऑफ मेल ओन्ड एमएसएमईज उसमें अबाउट 50% हैड इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो इसका मतलब है कि जो वुमेन ओन एमएसएमईज हैं वो भी ई कॉमर्स को अडॉप्ट करने में पीछे नहीं रह रही हैं और वो इसको काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं। और इसका मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। women owned MSMEs obviously face significant constraints. They not only face difficulties in accessing markets and accessing credit, accessing skilled workers like all male owned MSMEs, but each of these barriers are much more intensive for women owned MSMEs. So जैसे women owner MSME के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में जाना, नेगोशिएट करना वेंडर्स से, बायर्स से प्राइसेस के बारे में, बहुत सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स भी ऐसे होते हैं स्पेशली साउथ एशिया में, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन। या वो ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं जा सकती, दे कांट एक्सेस मार्केट्स अक्रॉस अ वाइड जियोग्राफिकल रीच अगेन बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी। सो I feel that the reason that women-owned MSMEs are not far behind in adopting e-commerce platforms is because very often ये जो मुश्किलें होती हैं that they face in accessing traditional markets, ये e-commerce से circumvent हो जाती हैं। Especially ये जो social and cultural norms हैं जिनकी वजह से उनके business करने में बहुत restrictions होती हैं, वो e-commerce से कम हो जाती हैं। And in fact, I think इसका एक broader implication भी ये है कि a lot of times that difficulties that are faced by women can be circumvented through a lot of these digital solutions. तनु, सर्वे ये भी बताता है कि इंटीग्रेशन एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर, प्रॉफिट और हायरिंग के फ्रंट पर सकारात्मक रहा है। इस एस्पेक्ट को आप बता सके? ये इस सर्वे का जो एक बड़ा रीजन था वो यही जानना था कि द फर्म्स दैट आर इंटीग्रेटेड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो कैसा कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। और जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज बीइंग द इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो उनके सेल्स पे, उनके प्रॉफिट मार्जिन पे या फिर उनके हायरिंग के ऊपर कैसा इम्पैक्ट रहा है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन का। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने 2 कैटेगरीज ऑफ फर्म्स लिए थे, उनमें से कुछ जो हमारे टोटल 2007 का सैंपल था उसमें 1005 वर इंटीग्रेटेड ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड 1002 वर नॉट इंटीग्रेटेड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो जो हमने देखे जो इंटीग्रेटेड फर्म्स थे, हमने देखा कि उनमें से 85% of the firms reported an increase in their sales after integration on platforms. Almost 90% of the firms reported an increase in profit margin after integration on e-commerce platform. And about 14%, this is a relatively smaller percentage, but about 14% of the integrated firms reported hiring new employees after integrating on e-commerce platforms. If I had to break it down further, तो ज़्यादातर जो सेल्स में जो कि इंक्रीज देखा गया था वो करीब हमने ऑलमोस्ट अप टू 20% ज़्यादातर फर्म्स ने इंक्रीज इन सेल्स देखा कि उनका सेल्स बाय 20% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट मार्जिन भी अप टू 20% ज़्यादातर फर्म्स का इंक्रीज हुआ। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा इट इज़ एन एनकरेजिंग फाइंडिंग, especially at a time when a lot of these firms, these are small firms and these have gone through difficult times in the last few years, but considering that they are seeing an increase in business was an encouraging finding for us. फाइनली राहुल जी, रिपोर्ट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज पर है। आप हमें यह बताएं, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है
और ग्लोबल उठापटक के बीच इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। पर जहां तक मैन्युफैक्चरिंग के जीडीपी में योगदान की बात है, यह स्टैग्नेंट है। इसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं। अब इस दौर में आपको आगे की राह कैसी दिखती है और एमएसएमईज की भूमिका को आप कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे आपने कहा था, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली स्टैग्नेट हो गई है, इवन एज वी आर ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। आई थिंक इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमें इस जो समझनी पड़ेगी वो यही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेशन क्या है। बिकॉज अगर आप किसी भी देश को देखें जहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ हुई है, जहाँ पे तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है, वो सारे देश हमेशा ही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से बढ़े हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, आप देख लीजिए साउथ कोरिया, जापान, चीन, पिछले 10-15 सालों में वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब ने मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है काफ़ी बढ़ाया है। हमारे पास ग्लोबल शेयर का जो ट्रेड है वो उसका सिर्फ 2 से 3% शेयर है, जबकि अगर हमारे कंपैरिजन की साइज की कंट्री को देखें, चाइना को देखें, तो उनके पास 16% शेयर है ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड। इस शेयर को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनली क्या रहा है कि इंडिया में वी हैव फोकस्ड ऑन स्मॉलर स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव स्ट्रगल्ड टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात आ जाती है, जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था। लेकिन यहीं पे ई कॉमर्स का सबसे बड़ा पोटेंशियल है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए। तो एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हम ई कॉमर्स पर इसी पैनल के साथ अगले एडिशन में एक और सेशन लेकर आएंगे। पार्टिसिपेशन के लिए फिलहाल डॉक्टर राधिका कपूर, प्रोफेसर इक्रियर, डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो इक्रियर, राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, आप सभी का शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।